स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तालिबान की जीत से खुश अल-कायदा बोला, कश्मीर की बारी एक और बड़ी अपडेट। तालिबान को लेकर कतर की दुनिया भर के देशों को चेतावनी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। दिग्विजय ने मोदी शाह को बताया तालिबान समर्थक। एक और बड़ी अपडेट। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन से भारत को हुआ बड़ा नुकसान, चीन का निर्यात पूरी तरह हुआ ठप। एक और बड़ी अपडेट। तालिबानी कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट ठप। पाक ईरान बॉर्डर पर लगा लोगों का हुजूम, अफगानिस्तान से निकलने के लिए संघर्ष जारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राहुल गांधी का दावा, देश की आर्थिक हालत 1991 से भी बदतर। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ मोदी सरकार से नाराज। एक और बड़ी अपडेट। 26 जनवरी की घटनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस की किसानों को नोटिस। एक और बड़ी अपडेट। किसान बोले रेवाड़ी पहुंचने पर मुख्यमंत्री को दिखाएंगे काले झंडे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस साल भर करेगी कार्यक्रम। सोनिया गांधी ने योजना बनाने के लिए मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनाई 11 सदस्यीय टीम। एक और बड़ी अपडेट। यूपी विधानसभा चुनाव की 4 रक्त सीटों पर हो सकते हैं उपचुनाव, जल्द ही निर्णय लेगा चुनाव आयोग। एक और बड़ी अपडेट। तालिबान और भारत के बीच हुई बातचीत, बताएंगे किन मुद्दों पर हुई चर्चा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तालिबान को लेकर कतर की दुनिया भर के देशों को चेतावनी। दरअसल दोस्तों, खाड़ी देश कतर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि तालिबान को अलग थलग किया गया तो इससे अस्थिरता और अधिक बढ़ सकती है। कतर ने पूरी दुनिया के देशों से अनुरोध किया है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए तमाम देशों को आगे आना चाहिए। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ये बातें दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान कही हैं। बता दें इस दौरान जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास भी मौजूद थे। बता दें कि विदेश मंत्री ने आगे कहा है कि यदि हम शर्तें रखना शुरू कर देंगे और इस जुड़ाव को रोकेंगे तो हम एक खाली जगह छोड़ने जा रहे हैं, और अब सवाल ये है कि इस खाली जगह को कौन भरेगा। बता दें कि कतर को अमेरिका का सहयोगी मुल्क माना जाता है और यही देश तालिबान और अमेरिका की वार्ता कराने में एक प्रमुख वार्ताकार रह चुका है। इसके साथ ही तालिबान का सियासी दफ्तर भी कतर में स्थित है। बता दें कि काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा करने के बाद भी विश्व के किसी भी देश ने तालिबान को अफगानिस्तान में सरकार के रूप से मान्यता नहीं दी थी। पश्चिमी देशों का कहना है कि तालिबान को एक समावेशी सरकार बनाना चाहिए और मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारा मानना है कि तालिबान से जुड़े बिना हम सुरक्षा के मोर्चे पर या सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर नहीं पहुंच सकते। चलिए अगली खबर। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन से भारत को हुआ बड़ा नुकसान, चीनी का निर्यात पूरी तरह हुआ ठप। दरअसल दोस्तों, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सरकार को बेदखल करने और काबुल पर कब्जा करने के बाद भारत को बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें कि अफगानिस्तान को भारत का चीनी निर्यात लगभग ठप हो गया है। भारतीय व्यापारियों ने कहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऑर्डर रद्द करने की सूचना दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। अफगानिस्तान भारतीय चीनी निर्यात के लिए शीर्ष 3 गतियों में से एक है। यहाँ हर वर्ष लगभग 6-7 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाता है। चलिए अगली खबर। तालिबानी कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट ठप। पाक ईरान बॉर्डर पर लगा लोगों का हुजूम, अफगानिस्तान से निकलने के लिए संघर्ष जारी। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका के वापसी के बाद तालिबानी लड़ाकों का कब्जा हो गया है, जिसके कारण कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट नहीं चल रही है। लोग किसी भी तरह देश से बाहर निकलना चाहते हैं। इसी बीच लोगों ने देश छोड़ने के लिए पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर की ओर रुख किया है। बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद हजारों की संख्या में लोग पाकिस्तान के खैबर पास बॉर्डर पर जमा हो गए हैं। वो किसी भी तरह अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा अफगानिस्तान ईरान इस्लान काला बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ नियमों में छूट दी है और लोगों को जाने दे रहे हैं। बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब तक लगभग 1.25 लाख से ज्यादा लोग बीते 15 दिनों में अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। तालिबान ने दावा किया था कि 31 अगस्त के बाद भी यदि कोई देश छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। उनकी ओर से किसी पर कोई दबाव नहीं है। वहीं अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद अब तालिबान सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है, इसलिए उसने कई देशों से संपर्क करने की भी कोशिश की है। ब्रिटिश सरकार इस समय तालिबान के साथ बातचीत कर रही है, जिससे अफगानिस्तान में रह गए बाकी ब्रिटिश नागरिकों को सही सलामत देश वापसी करा सके। बता दें कि ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान में अपनी टीमों को तैनात किया गया है, जो अफगानिस्तान से ब्रिटिश नागरिकों को वापस लाने में मदद करेंगी। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी का दावा, देश की आर्थिक हालत 1991 से भी बदतर। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ मोदी सरकार से नाराज नीतीश की पार्टी
पार्टी जेडीयू। दरअसल दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर 1991 से भी बदतर हालात होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ये साइक्लिक नहीं स्ट्रक्चरल समस्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री डर गए हैं, उन्हें देखकर चीन अपनी प्लानिंग कर रहा है। गैस, डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमत और महंगाई को लेकर बुधवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा है कि जिस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को हमने 1991 से 2012 तक चलाया वो अब नहीं चल रही है। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया, डेमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि इस सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस सरकार के लिए डीजीपी बढ़ने का मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल है जिसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूपीए सरकार के वक्त की कीमतों से तुलना करते हुए राहुल ने कहा है कि 2014 में एलपीजी की कीमत 410 रुपए प्रति सिलेंडर थी जो अब 885 रुपए है। वहीं पेट्रोल 71.5 रुपए प्रति लीटर था जो अब 101 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 57 रुपए प्रति लीटर था जो अब बढ़कर 88 रुपए प्रति लीटर हो गया है। साथ ही राहुल गांधी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पिछले 7 सालों में जमा किए। इसके अलावा जीएसटी की वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों से ये धन लिया जा रहा है उनमें किसान, श्रमिक, छोटे कारोबारी और अनौपचारिक वर्ग के लोग शामिल हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि गरीब और कमजोर वर्ग का धन प्रधानमंत्री के मंत्रियों को हस्तांतरित किया जा रहा है। चलिए अगली खबर, 26 जनवरी की घटनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस का किसानों को नोटिस। दरअसल दोस्तों केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी की घटना से संबंधित मामले की जांच में शामिल होने के लिए किसानों को नोटिस जारी किए जाने को लेकर बुधवार को दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। हालांकि पुलिस ने कहा है कि किसी भी जांच के सामान्य क्रम में इस तरह के नोटिस अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की संबंधित धाराओं के तहत जारी किए जाते हैं। चलिए अगली खबर, किसान बोले रेवाड़ी पहुंचने पर मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। दरअसल दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 सितंबर को मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में छात्रावास समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने शहर आ रहे हैं। इसी बीच उनके कार्यक्रम की सूचना मिलते ही संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको काले झंडे दिखाकर विरोध करने की घोषणा की है। बता दें कि किसान नेता राजेंद्र सिंह ने कहा है कि करनाल में किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में किसान मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में बुधवार को सेक्टर 1 स्थित नेहरू पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री को रेवाड़ी आने पर काले झंडे दिखाने का फैसला लिया गया है। बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कमरोड राजेंद्र सिंह ने बताया है कि करनाल के टोल प्लाजा पर सरकार की शह पर एसडीएम के आदेश पर पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए बर्बर लाठीचार्ज की बैठक में निंदा की गई। इसके साथ ही पुलिस लाठीचार्ज की वजह से किसान की मौत पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। उन्होंने बताया है कि बैठक में फैसला लिया गया है कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री की रेवाड़ी आगमन पर काले झंडे के साथ बहिष्कार किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका जाएगा। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के धड़क संगठन भारतीय किसान यूनियन, जय किसान आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। चलिए अगली खबर, आजादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस साल भर करेगी कार्यक्रम। सोनिया गांधी ने योजना बनाने के लिए मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनाई 11 सदस्यों की टीम। दरअसल दोस्तों कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ के चिन्हित करने के लिए साल भर चलने वाले समारोह की योजना बनाने और समन्वय करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 11 सदस्य समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष मनमोहन सिंह के अलावा अन्य सदस्यों में पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, पूर्व स्पीकर मीरा कुमार, पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका सैनी और गुलाम नबी आजाद होंगे। ये जानकारी पार्टी की ओर से जारी किए एक आधिकारिक बयान में दी गई है। चलिए अगली खबर, यूपी विधानसभा चुनाव की 4 रिक्त सीटों पर हो सकता है उपचुनाव, जल्द निर्णय लेगा चुनाव आयोग। दरअसल दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा की उन 4 रिक्त सीटों पर उपचुनाव करा सकता है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक बचा है। चूंकि प्रदेश में आम चुनाव भी अगले वर्ष शुरू होने हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग की विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद जल्द निर्णय लेगा। चलिए अगली खबर, पहली बार भारत और तालिबान के बीच हुई बातचीत, बताएंगे किन मुद्दों पर हुई चर्चा। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी पूरी होने के बाद तालिबान ने कतर में भारत के साथ वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और जल्द वापसी को लेकर बातचीत शुरू की है।
बता दें कि विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ये जानकारी दी। भारत ने पहली बार दोनों पक्षों के बीच हुई बैठक को सार्वजनिक किया है। बता दें कि मंत्रालय ने कहा है कि कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की। मंत्रालय ने कहा है कि यह बैठक तालिबान पक्ष के अनुरोध पर भारतीय दूतावास दोहा में हुई। चर्चा अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और शीघ्र वापसी पर केंद्रित रही। अफगान नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों जो भारत की यात्रा करना चाहते हैं, उनकी यात्रा को लेकर भी बातचीत हुई।